राजधानी में समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया TANAI का। वहां जानेंगे सर क्या उद्देश्य था और किस तरीके का ये आयोजन था। आज का जो प्रोग्राम है वो यूपी स्टेट ब्रांच की 30th बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल पे, उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स को एम्पावरिंग करना है, उनके बारे में बात की गई है। आज के कॉन्फ्रेंस में यूपी के बहुत से कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। करीब 900 बच्चे के आसपास यहाँ पे आए हुए हैं और एक दिन का प्रोग्राम है। सुबह से बच्चे पहले गेम्स में कर रहे हैं, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनकी हैं। गेम्स में कई एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर है, इंडोर गेम्स हैं, डांसिंग है, पेंटिंग है, एसे राइटिंग है। सभी कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल हुआ करती है। इससे नर्सिंग के बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको एम्पावर करने में, उनकी क्वालिटी लाइफ की बढ़ाने में, कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ाने में, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने में, उनको आगे ले जाने में ये कॉन्फ्रेंस बहुत मदद करती है। उसमें TNI के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और बहुत से कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं जो दूर दूर से, कोई बनारस से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कानपुर से आया है, कोई मेरठ से आया, बहुत दूर से लाए हुए हैं। एक अच्छी गैदरिंग है जिसमें मेरी सब शुभकामनाएँ हैं। और मैं इसमें खास तौर से यहाँ की जो उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मैडम मलिक का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं उनसे कहूँगा कि ये संस्था समर्पण बच्चों की एजुकेशन के लिए, क्वालिटी के लिए हमेशा उनके साथ कंधा कंधा मिला के चलेगी। और जहाँ जब भी कोई सहयोग होगा हमारी संस्था का, चाहे वेन्यू का, चाहे जिस तरह का भी, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में RS दुबे, वहाँ समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, उनसे जानेंगे आगे भी। हमारे साथ में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा द स्टेट SNAI 38 बाइनियल कॉन्फ्रेंस की गई है। मैम क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था, आज क्या संदेश देने की प्रयास किया? इसका उद्देश्य है हर दूसरे साल, एक साल तो ट्रेंड पर्सन्स का कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक साल ऑल्टरनेट ईयर में चलता है। इस साल बारी है स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स, वेरियस सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन सुबह से हो रहा। आउटडोर गेम भी होते हैं, इंडोर भी होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन होता है, रिसर्च पेपर। इसमें सब जो पार्टिसिपेट लेकर के फर्स्ट प्राइज विनर्स होंगे वो नेशनल में अपीयर करने के लिए जाएंगे। इस साल नेशनल कॉन्फ्रेंस तेलंगाना के हैदराबाद में होगा, है ना, वो नवंबर में होगा। उससे पहले हम जितने भी हमारे हिंदुस्तान के स्टेट्स है वो लोग सब ये कर आकर के भेजेंगे। हेडक्वार्टर हमारे नेशनल हेडक्वार्टर जो है TNA का दिल्ली में है, हाउस कास्ट में, ग्रीन पार्क है, 17 ग्रीन पार्क है नेशनल, वहाँ सब भेजेंगे। वहाँ से फिर इन सबको जा कर के अपीयर होना है। तो ये बच्चों हर उसमें एक थीम दिया जाता है। आपकी थीम दिया है, आप देख लीजिए इसमें, एम्पावरिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, है ना। क्या संदर्भ होगा, क्या क्या चैलेंजेस आगे होंगे उनको अपने आप को एम्पावर करने के लिए। उसमें केवल किताबी नॉलेज केवल नहीं है, स्किल भी डेवलप करना है, उसके साथ साथ में उनको टेक्नोलॉजी के लिए भी आगे बढ़ना है। ऐसे ही तमाम सारे बात है। ये TNAI में आपका क्या पद है? और यूपी स्टेट ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष यूपी स्टेट ब्रांच के। हाँ, ऐसे हमारे 34 प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में, सब में एक स्टेट ब्रांच है। हाँ, वो सब भी। इस समय हमारे साथ में दीप्ति मैम हैं, समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रधानाचार्य। उनसे पूछेंगे मैम, जो आज यहाँ पर 30th बाइनियल कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उद्देश्य था, क्या संदेश देने की, सभी देश से आए हुए बच्चों को क्या संदेश दिया? जय हिंद। मैं डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, प्रिंसिपल समर्पण इंस्टीट्यूट। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही 30th बिनायल मीन्स इट इज़ 60वीं कॉन्फ्रेंस है। बिनायल मीन्स डबलिंग, दो कॉन्फ्रेंस करके चलते हैं। तो ये 2017 के बाद में आज इन फिज़िकल है, इस बीच में वर्चुअल हुई।
फिजिकल में इसमें बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। जैसे TNI भी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ प्रिंसिपल मीट हुआ था, ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्हीं की एक ब्रांच है स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग स्टूडेंट को स्ट्रेंथन करने के पॉइंट्स पे काम करते हैं, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर स्टूडेंट्स एंड दे कैन बी अ गुड प्रैक्टिशनर इन द क्लिनिकल साइड एंड द एजुकेटर इन द ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग साइड्स। इसी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और बड़ी खुशी के साथ मुझे बताना है कि मोर देन 800 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। हमें रजिस्ट्रेशन स्टॉप करने पड़े ड्यू टू हैवीली रेन और उस तरीके से बाहर भी बारिश है और बच्चे भी बहुत सारे आ गए हैं, तो हमें थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन स्टॉप करना। 800 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 27 कॉलेजेस से ऊपर प्रिंसिपल यहाँ पर है। तो हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, हाउ द नर्सेज आर इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। तो मैम आज कार्यक्रम में किन लोगों ने शिरकत की? हमारे कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि रहे वो PSN है अपने आलोक कुमार ऐसर, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे शाम के प्रोग्राम में। हमारा वैलिडिटी सेशन है। सेकंड हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, जो रजिस्ट्रार है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, एंड हमारे विपुल वाजपेयी सर जो कि रजिस्ट्रार हैं SGPJ-MS के, डॉक्टर RS दुबे गेस्ट ऑफ ऑनर समर्पण ग्रुप। और शाम को वैलिडिटी सेशन में हमारे साथ में वाइस चांसलर एरा मेहंदी सर ज्वाइन कर रहे हैं एंड प्रिंसिपल SGPGI एंड प्रिंसिपल रामा नर्सिंग कॉलेज की ज्वाइन कर रहे हैं, जो शाम के वैलिडिटी सेशन में रहेंगे। तो शाम को भी एक अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चे लगभग 15 कॉम्पिटिशन्स बच्चों के होते हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड हम लोग इनको फर्स्ट सेकंड जो बच्चे आते हैं उनको हम नेशनल लेवल पे भेजते हैं, जो कि नेशनल लेवल की हमारी कॉन्फ्रेंस है वो तेलंगाना में SNI की, दैट इज़ इन नवंबर। उसमें बच्चे जाएंगे और वो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में प्रधानाचार्य दीप्ति जी। और भी जो कार्यक्रम में जिन लोगों ने शिरकत की उनसे जानते हैं कि क्या के लिए खास था आज के कार्यक्रम में। मैं OET से हूँ। आई एम फ्रॉम OET. My name is Rinku. I look after the entire north part of India. Basically what I wanted to convey to the students today is communication is one of the key to empower themselves. And if you can communicate very well, then you have that kind of confidence to grow in your life. And the common language which connects us together, even in India, outside India, is English. So if they improve well and they want to see their career outside India, and if they have dream to go and work in any of the countries outside India, in English speaking countries I'm talking about, they should go for OET. OET is a specific, it's an exam which is specifically created for healthcare professionals. So obviously if they crack OET exam with the desired score, they will be eligible to go and work in different countries, English speaking countries, and they'll have a bright future. So that's what I wanted to convey. थैंक यू। यहाँ जो आए हुए कार्यक्रम में शिरकत करने वाले जो खास मेहमान थे उनसे भी हमने बात किया। स्टूडेंट कोड नंबर 07 by 18. Your time start now. Very pleasing greeting to everyone present here and respected dignitaries and all the faculties present here. Myself Simran Gurung from Apex College of Nursing, Varanasi, and my topic is mother. What is mother, or who is actually mother? Mother is someone who selflessly gives us care without even thinking about herself. She constantly cares for us without any support. She is someone who is responsible for bringing us from this stage to this stage. That is from our infancy to our adulthood, or maybe more than that. She cares until our old age, if she is available or not. Mother is someone who loves us deeply without any selfish desires from us. Mother is someone, she's someone we cannot even explain. There is no words to explain her. Mother is just a beautiful creature that God has gifted us. She is God's creation. She is herself a God who has given us life in this earth, who is responsible for providing us love. She is someone who is selflessly cared for us. Thank you. For speech Hindi,
Criteria will be same. All students are requested, don't disclose your college name, your name and your college name. So you will be given 3 minutes for the topic, and this topic will be here on the spot. Number 07/01 Hindi. आदरणीय मुख्य अतिथिगण, जजेस और प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना जा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके नकारात्मक प्रभाव नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग छात्रों पे भी है। पहले छात्रों पे बात करते हैं। छात्रों में हालांकि सब लोग करते हैं, तो जैसे कि सब लोग जानते हैं नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ रिटन बेस्ड ज़्यादा वर्क है, तो उस वर्क से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, लाइक ChatGPT ऐसा वगैरह, जिससे क्या होता है कि जो स्किल डेवलप होना चाहिए बच्चों का वो हो नहीं पाता है। और बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर दूसरा नर्सिंग प्रोफेशन में देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नकारात्मक प्रभाव, तो इससे जो फिजिकली इंड्योर्ड यानी कि जो नर्सेस हर एक चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करने के लिए क्रिटिकली साउंड माइंडेड होना चाहिए, तो उसमें जो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो कार्यशैली होना चाहिए नर्सेस का उसमें कमी आ रही है। और दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो डेटा लोडेड है, अगर एक बार किसी पेशेंट का हिस्ट्री अगर कुछ भी मेडिकल रिकॉर्ड्स खत्म हो जाता है तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पेशेंट हैं या फिर अटेंडर्स हैं उनको तैयार करा पाना या फिर उनको सकारात्मक रूप से उसके बारे में बता पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है नर्सेस के लिए और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, या फिर बोले तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए। क्योंकि अभी हमारा समाज उस स्तर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, उस स्तर तक इसको नहीं अपना पाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर बात करें रोबोटिक सर्जरीज की, तो इसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स या फिर वो सफलता भी इसका बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। देन टू हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, पेशेंट और पेशेंट फैमिली को। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, पेशेंट और पेशेंट फैमिली को तैयार कराना, उनको इस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली बताना। और कम्प्लीटली जब कब बता सकता है कोई, जब या फिर हेल्थ प्रोफेशनल हो या फिर नर्सिंग स्टाफ्स हो, जिनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कम्प्लीटली या फिर एक पूरा नॉलेज। Please keep to ऑनलाइन शिक्षा। your time start now. आदरणीय मान्यवर सभी अध्यापक, सारे प्रधानाचार्य, चारनायक, सभी शिक्षक और यहाँ पे प्रस्तुत सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। पहली बार तो मैं आप सभी को एक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपना परिचय देने का यह अवसर दिया। आज मैं अपना दृष्टिकोण ऑनलाइन शिक्षा के बारे में अपना दृष्टिकोण आपको बताना चाहूँगी। अब हम सभी को पता है कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना रखता है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हमारे जीवन के किसी भी तरह के काम करना हो, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब पहले के समय में जब हम शिक्षा लेते थे तो हम गुरुकुल जाते थे, फिर जैसे जैसे हमारा युग बढ़ने लगा, समय आगे चलने लगा, कई विद्यालय बनने लगे, गांव में विद्यालय बनने लगे, शहर बनने लगे, तो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने लगे। परंतु कोरोना काल के चलते, जैसे हमें पता था कि कोरोना ने कैसे एकदम भीषण प्रभाव डाला था सभी के ऊपर, और ऐसी बीमारी फैल गई थी कि घर से निकलना तो क्या, बाहर की हवा में सांस लेना भी एक बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। हमारे स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ये बात भी बताई थी कि हमें अब हमारी घर की साफ सफाई से लेके हमारे खान पान तक पे भी इतना ध्यान देना पड़ रहा था कि हमें ऐसी कोई भी बीमारी ना हो। सिर्फ कोरोना काल ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, जो एक जानलेवा बीमारी है, जिनसे हमें सिर्फ कुछ समय के लिए, जैसे कोरोना काल 2-3 साल तक हुआ था, हमें कुछ समय के लिए जीवन भर उसका ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि कोई भी ऐसी समस्या हो कि हम अपने घर से ना निकल पाएं, या फिर कोई भी ऐसा संस्थान या क्षेत्र हो जहाँ पे शिक्षा हो, हम वहाँ पे ना जा पाए, तो तब भी कैसे हम शिक्षा कैसे ले सकते हैं, और कैसे शिक्षा देने वाले जो हमारे शिक्षक होते हैं वो कैसे हमारी शिक्षा को शिक्षक पढ़ने वालों तक प्रदान कर सकते हैं।
0703. Extempore speech Hindi 0703. व्यायाम का महत्व। Your time start now. आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे दर्शकों, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी आप सबों को मेरी तरफ से शुभ संध्या। मेरा विषय है व्यायाम का महत्व। व्यायाम, हम जानते हैं कि व्यायाम का अर्थ क्या होता है। व्यायाम एक ऐसी विषय है जिसमें हम अपने शारीरिक, मानसिक और तनावों को हम दूर कर सकते हैं। व्यायाम हमें एक ऐसा मोड़ तक लेके जाता है जो हमें आगे बढ़ने में, शिक्षा के माध्यम में भी हमारा व्यायाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यायाम के माध्यम से हम देश विदेश में भी जा सकते हैं और देश विदेश के साथ साथ हम अपने परिवारों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। व्यायाम हमारे ज़रूरतों को भी पूरा करता है। व्यायाम हमारे शरीर के जितने भी बीमारियां हैं उन्हें दूर करता है। व्यायाम के कारण हम बहुत सारे बीमारियों से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ज़िंदगी में या फिर हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। Student code number 07/5. Extempore. भारत में बेरोजगारी। Your time start now. तू कर्तव्यनिष्ठ, ममता की मूरत, हर कार्य तेरा कमाल है दिल से आभार तुझे, तू मानवता की मिसाल है। इन पंक्तियों के साथ मैं सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा जी को नमन करते हुए आदरणीय अतिथि महोदय, सम्मानित मंच, शीर्ष निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। भारत में बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी का अर्थ है कि हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास कार्य नहीं है कि हम अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अपने किसी भी जॉब को पा पाएं, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएं। और इस बेरोजगारी के चलते युवा पीढ़ी इससे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इस बेरोजगारी के चलते युवा पीढ़ी जो है मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है। इसको बेरोजगारी को हटाने के लिए हालांकि सरकार प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास अभी भी अपेक्षित हैं। हमारे सरकारी संस्थानों में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन फिर भी उनको भरने का पूरा प्रयास जो है सरकार अच्छे से नहीं कर पा रही है। युवा आजकल बेरोजगारी की वजह से जिस मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं, उनमें से आप सभी के कोई ना कोई रिश्तेदार भी होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि कितना पीड़ित होता है उस व्यक्ति के लिए जो बेरोजगार है। महिला सशक्तिकरण। Your time start now. अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमें, हम मंच को अपना बना लेंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण वह है जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है हमारे समाज में। दिन प्रतिदिन वह अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? हमारी महिलाएं ही ये समाज में क्यों दिन प्रतिदिन वही एक अत्याचारों को सहती रहे? क्या ऐसा संभव है? हमारे समाज में लड़कियों को जब वह बाहर जाती हैं तो उन्हें जब वो छोटी होती हैं तो उन्हें कहा जाता है कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो। पर जब वही लड़की एक बड़ी हो जाती है तो उसे बोलते हैं ज्यादा घूमो मत, ज्यादा बातें मत करो, हमारे लड़कों से बातें मत करो। क्या यह सही है? हर एक लड़की अगर किसी लड़के से बात कर रही है तो क्या वह गलत होता है? हो सकता है वह रिश्ता अच्छा भी हो, परंतु हमारे समाज में यही कूटनीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं।
Your time start now. नमस्ते, मेरा कोड नंबर है 0757। मेरा जो आज का विषय है डिजिटल इंडिया। All students requested to maintain silence, please. डिजिटल इंडिया का पहले मतलब आप समझते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब ये होता है कि हम जो आजकल की जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम आगे अपना बढ़ना चाहते हैं और उससे आखिर हमारे डिजिटल इंडिया में हमारे से आ जाता है आजकल ऑनलाइन जो हम पढ़ाई करते हैं वो आ जाता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डिजिटल इंडिया में हमारा ये भी होता है कि जो आजकल के युवा हैं वो ज़्यादातर हम सोशल मीडियाज़ को ज़्यादा अवेयर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू देखें हम नॉर्मली तो हम अब डिजिटल इंडिया ज़्यादा फॉलो करते हैं। पहले के लोग जो होते थे वो अखबार पढ़ते थे और अखबार के तहत अपना नॉलेज गेन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले के समय में विद्यार्थी और अनुशासन। Your time start now. आदरणीय जजेस, यहाँ पर प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मेरा विषय है विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी के जीवन में अगर अनुशासन नहीं होगा तो एक उचित इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जाके आगे का जाके हमारा भविष्य बनता है, क्योंकि वो राज्य का भविष्य बनता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और वो अपने आप को ऐसे लेवल पे लेके जाता है जहाँ पर उसे प्राउड अपने पेरेंट्स को फील कराता है, अपने टीचर्स को कराता है। अनुशासन अगर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब जो उनके छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी अनुशासन के साथ ही लेके जाते हैं। अगर बच्चा के अंदर, विद्यार्थी के अंदर अनुशासन नहीं है तो वो गलत रास्ते में भी जाएगा और गलत काम करेगा, जो उसके टीचर्स के ऊपर ये इफेक्ट डालता है कि उनके टीचर्स ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। अगर विद्यार्थी अगर अच्छे से अच्छा अनुशासन लेता है तो वो उसके टीचर को रिप्रेजेंट करता है कि उनके टीचर ने उन्हें क्या सिखाया है, उनके माँ बाप ने क्या सिखाया है और वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और किस तरह के माहौल से आए, क्योंकि एक विद्यार्थी ही ये रिप्रेजेंट करता है कि वो उसके सराउंडिंग का एरिया कैसा है और वो कैसे माहौल से आया है। अनुशासन अगर नहीं होगा तो बच्चा गलत रास्ते पर तो जाता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, अपने माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाता है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी कम करता है, जो उस टीचर के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि टीचर यही चाहता है कि उसने जिस बच्चे को पढ़ाया है वो एक अच्छी जगह पे जाए, क्योंकि वो यही चाहता है कि जिस बच्चे को शिक्षा में टेक्नोलॉजी। Your time start now. जब हौसला हो ऊंची उड़ान का तो क्यों देखना कद आसमान का। इसके साथ मैं कोड 009 आज के विषय जो कि मेरा है शिक्षा में टेक्नोलॉजी, उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले मैं सभी महान अनुभवों और जितने भी शिक्षकगण, जितने भी मेरे मित्रगण बैठे हैं यहाँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं शिक्षा में टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले तो बात करते हैं शिक्षा क्या है और शिक्षा में टेक्नोलॉजी क्या है। शिक्षा वह माध्यम है जो हमें शिक्षित करता है, जिसके द्वारा हम अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में जानते हैं। और टेक्नोलॉजी तो मतलब आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है, आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी आई है जो कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यह लाभ है, जैसे कि हम आजकल की ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो यह भी एक शिक्षा में टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल हो रही हैं, जो कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं और लाभ का विषय है। इसीलिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो भारत में आपदा प्रबंधन।
Your time start now. यहाँ उपस्थित अतिथिगण एवं सम्मानितगण एवं आप सभी को मेरा प्रणाम। सो माय टॉपिक इज भारत में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन मीन्स जो भी आपदाएं आती है उसका प्रबंधन कैसे हम प्रबंध करें। आपदाएं है क्या, कि कौन कौन सी तरह की आपदाएं आ सकती है। सो पहला आपदा है हमारा कि भूकंप आ सकता है, और बेरोजगारी की समस्या जो है, इसमें जनसंख्या बढ़ने की वजह से बहुत सारे आपदाएं की वो होती है। टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है, और जो केमिकल्स हमारे बनते हैं, केमिकल की वजह से बहुत सारी आपदाएं आती है। सो आपदा प्रबंधन को हम आपदा प्रबंधन रोक कैसे सकते हैं। और जैसे और वनों की कटाई की वजह से आपदाएं आती है, जो कि वनों को दोबारा उनका वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, जिससे आपदाएं होती है। बरसात नहीं हो रही है, जिससे आपदाएं होने का बहुत चांस है। सो इसकी वजह से हमें आपदा प्रबंधन करना ये जरूरी हो गया है कि हम कैसे इन डिसीज को कैसे रोकें, कैसे अपनी जनसंख्या है उसको सीमित बनाए रखें, और इस आपदाओं को कैसे रोकें। सो आपदा प्रबंधन के लिए हम कर क्या सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स हैं, और जो उसकी वजह से वेस्ट मटेरियल है, और उसका सही प्रबंधन किया जाए, और वृक्षारोपण किया जाए, जिससे बरसात अच्छी हो और अच्छे जो है कि आपदा प्रबंधन किया जा सके। आप Acting students, please be ready because after that we will start the mono acting. आत्मनिर्भर भारत। Your time start now. आप सभी अतिथिगण को हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार। जैसा कि हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो भारत हो वो आत्मनिर्भर हो। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि हमारी जो लड़कियां हैं या फिर लड़के वो आत्मनिर्भर हो, उनके थ्रू ही हमारे जो हमारा भारत है वो आगे बढ़ सकता है। उसके लिए हमें बहुत से, जैसे हम आत्मनिर्भर हम कैसे बना सकते हैं अपने भारत को, कि हम बहुत ही ज़्यादा या फिर इंडस्ट्री को बढ़ाएं, या फिर अपने बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। इस तरीके से हम अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपने भारत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सके। आगे हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने भारत को हमारी जरूरी ये भी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर एवं अन्य जो भी हमारे राजनेता हैं उनको वो भी हमारे इसमें साथ दें, तभी हम अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। धन्यवाद। भारत में आरक्षण। सरलता, सज्जनता और विविधता की प्रतिमान मूर्ति आदरणीय जज महोदय, शिक्षक एवं प्यारे दोस्तों, आज का विषय है भारत में आरक्षण। कुछ समय पहले भी मैंने इसी विषय पर अपना भाषण दिया था। टॉपिक नहीं बदला और ना ही समय बदला और ना ही हमारा देश बदला। भारत की जो उच्च व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, बट जो निम्न व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार। ये कहने में मुझे बहुत लज्जा लग रही है कि मैं आज यहाँ पे आप सबको ये बता रही हूँ। आज यहाँ सरकारी जॉब सब पाना चाहते हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कोई भी सरकारी वर्कर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता। यह एक विकट समस्या है हमारे देश की। इसीलिए शायद आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आज भी हमारा भारत देश विकासशील देशों में ही गिना जाता है। आज मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सबके सामने। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा मानना है कि क्षेत्र कोई भी हो, बट राष्ट्रभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए। आज का हमारा विषय भी यही मिला था कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि भारत में आरक्षण की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
यह एक बहुत ही विकट समस्या है हमारे देश के युवाओं के लिए। अगर आज इस समस्या के विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। इसी के साथ मैं आपकी विशेष कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी निरोगी रहें, किसी को भी दुख का भोग ना करना पड़े। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय का सदुपयोग। टाइम स्टार्ट नाउ। नमस्कार, सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महोदया व महोदय, मैं आज आप सभी के समक्ष अपने विचार समय का सदुपयोग विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कह रहा है वक्त तेरा, कह रहा है वक्त तेरा, मिला कदम मुझसे, ठहरा ना रहूँगा तेरे लिए। बनना है तुझको कुछ अगर, बनना है तुझको कुछ अगर, मुझे बर्बाद मत कर, कर अगर मगर, क्योंकि मैं ठहरा न रहूँगा तेरे लिए। आज के समय में जहाँ समय का सदुपयोग न केवल कक्षाओं में अपितु संस्थानों तक में सिखाया जाता है, क्योंकि आज की पीढ़ी में समय का सदुपयोग करने की क्षमता थोड़ी कम दिखाई देती है। जब आज लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे चीज़ों पर अपना समय का दुरुपयोग करते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भविष्य में और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको करके हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। पिछले समय में जब लोगों के पास ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिनकी सहायता लेकर के, आधुनिकता की सहायता लेकर के वो आगे बढ़ सके, तब उन्होंने अपने समय का सदुपयोग करके इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखा। उन्होंने ये साबित किया कि जो समय का सदुपयोग करते हैं उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाता है। Expression can be anyone, English or Hindi. Total time allotted for the mono acting will be 5 minutes. You have 2 minutes for thinking about the topic, and the rest of thing you have to perform. Okay, so wish you all the best. A child being killed, a girl child being killed, I will performing a task for a 8-year-old girl going to tuition. मम्मी मैंने बोला था ना देर हो जाएगी, नहीं खाना मुझे। आप बोलती हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर ट्यूशन नहीं जाने देती हो। देखो गाड़ी वाले भैया आने वाले हैं, मैं जा रही हूँ। आंटी आंटी, महिमा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों? बुखार है। मैं जाऊं क्या? अच्छा उसको बोलना हम शाम को साथ में खेलेंगे, ठीक है? ठीक है आंटी। भैया 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 भैया, मयूर विहार चलोगे? मयूर विहार चलोगे? ठीक है। भैया हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? मेरा घर तो निर्माण विहार में है। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है। मेरे पापा भी ऑटो चलाते हैं। नहीं, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं, पापा अभी घर पे नहीं है। नहीं, मेरी मम्मी के पास गाड़ी नहीं है तो वो कहीं नहीं आती जाती। नहीं, उनके पास फोन भी नहीं है। मेरे पास फोन नहीं। मम्मी पापा बोलते हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे फोन देंगे। मैं 3rd क्लास में हूँ। आपको पता है मैं बड़ी होके ना IAS बनूंगी। मेरे पापा बोलते हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी IAS बनूंगी तो वो मुझे सैल्यूट करेंगे, जैसे सब लोग सैल्यूट करते हैं। हाँ भैया, ये तो मेरे ट्यूशन का रास्ता ही नहीं है। अच्छा, छोटा रास्ता है। भैया ट्यूशन का टाइम होने वाला है। भैया आपने यहाँ पे क्यों रोका? नहीं, मुझे
मुझे जाने दोगे ना? मेरी मम्मी आपको चॉकलेट देगी, मुझे जाने दो। भैया भैया मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, वो रोएंगी अगर उन्होंने देखा मुझे चोट लगी है। आप मुझे मत मारो भैया, भैया नहीं, भैया नहीं, भैया को ना मम्मी आप झूठ बोल रहे हो। आप ड्राई ब्रेक। हेलो मैम, मैं यहाँ पे अपने काम के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा काम हो नहीं रहा है एक्चुअली। मुझे थोड़ा सा वो डोनेशन के लिए चाहिए था, लेकिन क्या बताएं कि मेरा काम हो नहीं रहा है, जैसे कि क्या ही कहें। ओके मैम सुनिए मैम, मेरा काम एक छोटा सा काम है, कैन यू डू दैट? नहीं, क्या काम है मैम? एक्चुअली मुझे अपने घर पे लैंड के लिए थोड़ा सा काम था। मेरी जो ज़मीन है वो किसी ने ले ली है, तो मुझे उसके लिए आपसे काम कराना था। नहीं, इसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं आपका काम करूँगी। नहीं मैम, मैं पैसे तो नहीं दे सकती, ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को भी इतने पैसे दिए हैं, उसके लिए मैं आपको क्यों दूँ? नहीं, if you give me money then I will do for you, otherwise no. Ma'am, please don't do that. Please do for me. नहीं हो पाएगा। Okay. One day I go in police station. मैम मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। लोग मेरे नाम पे बहुत सारे लोग वो लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को और मुझे पता नहीं चलता है। और मैं क्या करूं? लोगों ने मुझ पे ब्लेम भी किया कि मैं पैसे ली हूँ। मैंने किसके पैसे ले लिए? मैंने किसी के पैसे ही नहीं लिए हैं। जुडिशियल मेंबर आस्किंग टू मी, तुमने किसके पैसे ले लिए? मैं किसी के पैसे ही नहीं लिए। मैम यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग हर एक कुछ भी काम करवाने चले जाओ तो वो रिश्वत जरूर लेते हैं। उनका काम ही होता है कि पहले रिश्वत दो तब फिर वो हमारा काम करेंगे। हम नहीं देते रिश्वत, जाइए हम रिश्वत देंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम रिश्वत नहीं देंगे। ठीक है, मत दीजिए, जाइए, आपका काम ही नहीं होगा। मैम मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैं रिश्वत नहीं दूंगी आपको। मत दीजिए ना। ठीक है इंस्पेक्टर मैम, मैं एक रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मैंने अपने लैंड के बारे में काम बोला था, तो वो मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, उसके बाद वो मेरे लैंड का काम करेंगे। कौन बोला था? चलिए मेरे साथ। ठीक है चलिए मैम, ये लोग हैं। ठीक है, मैं पीछे वाले गेट से आऊँगी, आप तब तक यहीं पे रहिए। मैं पीछे वाले गेट से इन लोग को पकड़ूंगी रिश्वत देते हुए। ठीक है सर, आपने बोला था कि आप 10 लाख रुपए लेंगे तो आप मेरा काम करवा देंगे, मेरी लैंड मेरे नाम करवा देंगे। ठीक है, दीजिए 10 लाख रुपए। सही है, लीजिए, ये मैं 10 लाख का चेक दे रही हूँ, प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिएगा सर। ठीक है, हो जाएगा। तुम रिश्वत लेते हो? तुमको रिश्वत लेते हो मैंने पकड़ लिया है। तुम इस तरह रिश्वत खोरी करते हो, अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है तुम्हें। जब देखो तब रिश्वत रिश्वत रिश्वत। हमारा भारत इसीलिए पीछे है क्योंकि जब देखो सबको रिश्वत लेना होता है, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करता है। हर चीज में रिश्वत। यहाँ हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता, उनकी रैंकिंग नहीं आती, पैसे दे दो काम हो जाएगा। कहीं भी हम जाते हैं, पैसे दे दो काम हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पे और लोग भी हैं, वो जॉब करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उनके काम के, लेकिन नहीं, हर जगह उनको और एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है, एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है। हम कहाँ से लाएं एक्स्ट्रा मनी? हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, हम
अपने पैसे? हम तो अपनी जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जमीन दे ही नहीं रहे, ऊपर से हम ही से पैसे लेंगे, फिर हमको हमारी जमीन देंगे। अरे नहीं चाहिए, जाओ भैया, ना हमको हमारी जमीन चाहिए, ना हमारी जायदाद चाहिए, सब रख लो तुम, नहीं चाहिए हमको। हमसे साला हम ही से पैसे ले लो, हम ही को हमारी जमीन भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से और पैसे दे हम आपको, क्यों दें? फांसी लगा ले, मर जाए, तभी आपको खुशी मिलेगी। हमें पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, कहाँ से लाए पैसे भैया? घर में बीवी बच्चे हैं, सब लोग हैं, उनको पाले पोसो, उनको खिलाए पिलाए कि हम आपको रिश्वत देते फिरे? हर एक लोग को रिश्वत 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 रिश्वत। नहीं है मेरे पास पैसे, हम नहीं देंगे। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू। Act like your favorite personality. Okay, so you have 2 minutes. About her. So I'm gonna perform her life story in a short monologue. डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारी बच्ची को क्या हो गया है, ये कुछ रिएक्ट नहीं करती, कुछ बोल नहीं रही है। लाइए दीजिए। आपकी बच्ची, असल में आपकी बच्ची को एक बीमारी हुई है जिसमें वो देख और बोल नहीं सकेगी। मुझे माफ करेगा क्या? नहीं बिटिया, कुछ साल बाद हेलेन, चलो आओ, बहुत खेल लिया। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये सब खेलने का समय नहीं है, अब तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है, तो अब तुम स्कूल जाओगी, नए नए दोस्त बनाओगी। चले स्कूल? चलो। ओके क्लास, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? अरे ये क्या बोलेगी, ये तो गूंगी है ना। अरे छोटी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों गिर गई? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ आओ, आओ आओ, ठीक है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, आओ। देखो ये यहाँ ऐसे लिखो, ये देखो क्या है, इसको छुओ। नहीं हो जाएगा, तुम कर सकती हो। ये देखो, ये ए है, महसूस करो इसे, महसूस करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये पकड़ो, चम्मच है, इसे ऐसे खाओ। नहीं ऐसे नहीं करते, ढंग से करो। इसी तरह कुछ सालों बाद। So ladies and gentlemen, today we have a very nice personality, a very special personality with us, a person who being blind and who cannot hear has written a very nice book. So presenting before you all, Miss Helen Keller.
मम्मी 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 मुझे भी स्कूल जाना है, आप मुझे क्यों नहीं स्कूल भेजते हो मम्मी? बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें स्कूल भेजूं। मम्मी तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो, तुम्हें बस कभी कुछ पैसे नहीं होते, कभी नहीं होते। जाओ यहाँ से, बात ही नहीं करनी है तुम्हें, जाओ यहाँ तक। जा रही हूँ पापा के पास। नहीं तो पापा पापा देखो ना पापा, मम्मी मानती नहीं है, स्कूल मुझे ही पढ़ना है, सब मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं। बेटा अभी बहुत थक गया हूँ बेटा, कहाँ से पैसे लाऊं बेटा, बहुत गरीबी है, मैं तुम्हें कैसे स्कूल भेजूं? पापा प्लीज आप तो कुछ करो पापा, ऐसे कैसे होगा पापा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी आपकी तरह मजदूरी करता हूँ तब। नहीं बेटा तुम ऐसे मत बोलो, मैं जरूर कुछ करता हूँ। अरे सुनती हो? आती हूँ जी। कहिए क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? जी आज सिलाई के पैसे मिले हैं ना मुझे, इसलिए खुशी है। ज्यादा खुश मत हो, हमारी बेटी का पढ़ाई लिखाई करना और तुम्हें पैसे सूझ रहे हैं। हाँ नहीं तो आप हमेशा मुझे ऐसी डांटे, एक तो गरीबी, आपसे शादी करना ही बेकार था। पैसा वैसा कमाती नहीं, नल्ले बैठे रहते, नल्ले कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। बस तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैंने बोला था क्या मुझसे शादी करो? ऊपर से जो तुम ये बेटी पैदा करती है वो नहीं दिखाई देता गरीबी में, ऊपर से बेटी बन। अच्छा जी मैंने बेटी पैदा किया है ना, आपने तो कुछ भी योगदान नहीं किया था। ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम, अपने बाप को जाके बोलो, मेरे को नहीं बोलो यहाँ पे, समझ में आया? अभी अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचना है, शादी करवानी है उसकी। हाँ शादी करवा दो, मेरी तरह उसे भी किसी गरीब के साथ बांध देना। तुम चुप ही हो जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये पापा मम्मी को हमेशा लड़ाई करने में लगा देते हैं, मेरा पढ़ाई का क्या होगा, शादी कर दूं क्या मैं भी? अभी 18 साल भी नहीं, मैं कहाँ से शादी करूँगा यार? यार कहाँ फंस गई लोग के चक्कर में, काश मैं भी अमीर होती। अरे सुनो यार, मेरे पापा मम्मी तो लड़ाई करते रहते, मैं कहाँ जाऊँ? देखो तुम गरीब हो, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। ये लोग भी मुझसे नहीं बात कर रहे, जा रहा हूँ। सुनो मैं काम पे जा रहा हूँ। तो मुझे क्या बता रहे, जाइए काम पे, कौन सा लोग कमा के ला रहे हैं मेरे लिए, सब बात ही करना बेकार। बैठ। मालिक मेरी बच्ची का पढ़ाई के लिए कुछ करिए मालिक, प्लीज मालिक, प्लीज 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 मालिक, प्लीज बेटी को पढ़ाना है मालिक, प्लीज मालिक, प्लीज बेटी को पढ़ाना है मालिक, प्लीज प्लीज मालिक, इस बार पैसे दीजिए प्लीज मालिक, प्लीज। कहाँ से आ जाती है अमीर जादे? प्लीज मालिक, प्लीज मालिक, प्लीज प्लीज मालिक, गरीब आदमी मालिक, दूर से खाना नहीं क्या मालिक, प्लीज मालिक, मालिक मालिक प्लीज प्लीज पैसा दीजिए मालिक, प्लीज पैसा पैसा मालिक, पैसा मालिक। बताओ गरीब इंसान को कहाँ से रखते हो तुम लोग ऐसे नौकरों को? कितना पैसा चाहिए इन लोग को? पकड़ो यहाँ से। मालिक मालिक बेटी है मालिक, मालिक पढ़ाना है बेटी को मालिक, मालिक मालिक नहीं, आज कैसे कर जाऊँ, किस मूड से कर जाऊँ? ऊपर से नौकरी से निकाल दिया। चलो घर जाता हूँ। सुनो, हाँ बोलिए, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। मेरी जॉब चली गई, मालिक ने मुझे निकाल दिया और पैसा भी नहीं दिया। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी बच्ची को पढ़ाना है हमें, 2 दिन से खाए नहीं हम लोग ठीक से कुछ भी। इस गरीबी में हमारा कैसे गुजारा होगा? क्या करेंगे हम लोग? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। सोच रहा हूँ नाली उली साफ करके कुछ कमा लाऊं। तुम भी जाओ, कुछ कपड़े उपड़े सीने का व्यवस्था करो, घर में काम करो। थैंक यू।
राजधानी में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा द स्टेट SNI द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। 30th बाइनियल कॉन्फ्रेंस है, जहां पर एक बड़ा हुजूम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं इस कार्यक्रम के अंदर कितना उत्साहवर्धन है और लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो भारी संख्या भीड़ की वो बढ़ती जा रही है। आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर किस तरीके से कार्यक्रम में पूरे भरपूर तरह से उत्साह दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आए हुए बच्चे, इनसे भी पूछेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रोनिका। कहाँ से आई हैं? फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो किस तरह से कार्यक्रम का लुत्फ ले रही हैं? अभी बहुत सारा प्रोग्राम हुआ है और अभी डांस कंपटीशन हुआ है। आज सुबह कितने बजे आए? सुबह हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 6 बजे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है समर्पण में जो कार्यक्रम है? समर्पण में को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा ये है कि सब कुछ अलग अलग दिया गया है। आधा कोई इधर हो रहा है, आधा प्रोग्राम इधर हो रहा है, आधा प्रोग्राम हो रहा है, तो सब तरफ से लोग बढ़ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हुए हैं भारी बरसात के होने के कारण कुछ देर यहाँ कार्यक्रम रोक दिया गया था, लेकिन जो बच्चों में लगातार उत्साह बना हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पता। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? मुझसे ये पूछना है आपको। यानी कि जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज सुबह से कितने बजे आ गए थे? 8 o'clock, नहीं 9 o'clock ऑलमोस्ट। तो जो यहाँ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डांस और नृत्य हो रहा है, तो इस उत्साह है बहुत ज़्यादा। ये बच्चे स्कूल के ही हैं समर्पण के? नहीं, अदर कॉलेजेस के भी हैं, ऑल ओवर यूपी से आए हैं। ऑल ओवर यूपी से स्टेट लेवल पर हो रहा है कंपटीशन। तो आप देख रहे हैं भारी वर्षा भी बच्चों के जो हैं कहीं ना कहीं हौसलों को डिगा नहीं पाई है और लगातार यहाँ पर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। आपको ये भीड़ जो दिख रही है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रतिभाग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम को और ऊर्जावान बनाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम आपके सामने द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आयोजित है समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यहाँ पर लगातार उस तरह से बच्चों में उत्साह दिख रहा है। और जो भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। तो बनारस से आज कितने बजे आ गए थे यहाँ? हम लोग रात 1 बजे ही आ गए थे। 1 बजे आ गए थे। तो क्या लग रहा है कार्यक्रम जो समर्पण में हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। हाँ सही है। आप भी बनारस से हैं? हाँ सब बनारस से हम लोग। हाँ। तो समर्पण में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। बरसात रोक पाई आप लोगों को? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई उत्साह में कमी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ लगातार देख रहे हैं फिर से शुरू हो गया है डांस और उस तरीके से यहाँ पर जो लोगों में उत्साह है और लगातार लोगों में बढ़ाता जा रहा है। भारी भीड़ के साथ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो हुजूम लगा हुआ है समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। कहीं ना कहीं उनके लिए ये कार्यक्रम, उनके लिए जो उत्साहवर्धन का बनाया गया है, जहाँ पर RS दुबे चेयरमैन जो समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए जो आत्मबल है उनका वो लगातार बढ़े, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो लगातार करता ही रहता है। निरंतर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए और यहाँ पर उसी बातों के ऊपर यहाँ हर जो समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो लगातार उसको सच साबित करते हुए दिख रहे हैं। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। खास शख्सियत किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या उनका कहना है। ये भारी जो हुजूम है ये बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए कि कहीं ना कहीं वे दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है कि वह कुछ ना कर सकें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स।